नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अंकिता के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। तो इसके अलावा उन्होंने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। तो साथ ही सीएम ने कहा है कि डीजीपी को भी इस मामले में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो सीएम ने एक ट्वीट करके कहा कि अंकिता बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ इस घृणित घटना का फास्ट ट्रैक से निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया है। पुलिस महानिदेशक को भी उक्त मामले में एडीजी रैंक अधिकारी द्वारा अनुसंधान की प्रगति पर शीघ्र ही रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए हैं। तो सीएम हेमंत सोरेन ने ये ट्वीट किया है। दुमका पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी बात कही गई है। तो अंकिता के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। तो सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए कहा गया है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके ये पूरी जानकारी साझा की है। तो ट्वीट के जरिए उन्होंने अंकिता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। वहीं झारखंड के दुमका में अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो कड़ी सुरक्षा में उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। तो अंकिता 5 दिन से जिंदगी की जंग लड़ रही थी, लेकिन 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई। तो उधर दुमका में तनाव की स्थिति बन गई है, जिसके बाद धारा 144 को लागू कर दिया गया है। दुकान बाजार भी बंद हो चुके हैं। वहीं रांची के रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता ने अपनी पूरी आपबीती बताई। तो इस वारदात के सामने आने के बाद दुमका समेत पूरे झारखंड में बवाल शुरू हो जाता है। तो बीजेपी, बजरंग दल, करणी सेना समेत कई ऐसे संगठन हैं जो जगह जगह प्रदर्शन करने लगते हैं और हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की भी मांग कर रहे हैं। तो विपक्षी पार्टियां यानी कि अब एक्टिव हो गई है। बीजेपी का यह आरोप है कि जिस दिन हेमंत सोरेन पिकनिक मना रहे थे तो उसी रात अंकिता की मौत हो गई थी। तो इस घटना के बाद पूरी बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। तो हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल लिया है और दुमका में सन की शाहरुख का जो लव जिहाद हुआ है, जिस तरह से दुमका की बिटिया को तालिबानी सजा सुनाई गई है, तो सिरफिरे ने जो पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी थी। तो अब सभी के जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब दिया जाएगा। तो मौत से पहले अंकिता का बयान भी सामने आया। उसने कहा कि शाहरुख ने मुझे धमकी दी थी, अंकिता की तरफ से कहा गया था। इसी के साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने अपने परिजनों को बताया था और अगले ही दिन ये घटना हो जाती। तो शाहरुख ने उसे धमकी दी थी। ये आखिरी बयान जो है वो अंकिता की तरफ से दिया गया था। तो दोस्ती करने के लिए उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ने यह भी कहा, हिंदू संगठनों का हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। एक उबाल सा आ गया है पूरे देश भर में। धीरे धीरे झारखंड से उबाल लगातार देश में फैलता जा रहा है और देश की बिटिया के लिए सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपी है और जिन्होंने भी इन आरोपियों को संरक्षण दिया है, सभी को फांसी दी जाए। तो हत्यारे शाहरुख को फांसी देने की मांग लगातार की जा रही है। तो विरोध प्रदर्शन के बाद अब दुमका में धारा 144 को भी लागू कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार भी किया है। तो पुलिस प्रशासन धर्म के नाम पे बटा हुआ है, बीजेपी सरकार की तरफ से ये कहा गया है। तो लगातार बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर भी हमलावर है। तो इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपियों को संरक्षण दिया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि दुमका की बेटिया की जो प्रमाण पत्र में उसकी जो डेट थी, डेट ऑफ बर्थ थी, उसमें वो पूरी तरह से नाबालिग है, लेकिन उसे बालिग बताकर जो है पूरी तरह से इस केस को हल्का करने की कोशिश की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से। तो जिन पुलिस प्रशासन की ओर से काम किया गया है, उन्हें भी सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए और उन पर भी जल्द से जल्द एक शिकंजा कसा जाए। इसको लेकर बीजेपी सरकार अब सड़कों पर उतर आई है। तो अंकिता को बचाया जा सकता था, बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है। तो अंकिता के इलाज में लापरवाही हुई है, बीजेपी ने कहा है। मैं समझता हूँ जिसके साथ घटी है, जिस परिवार के लोग हैं वो तो पीड़ित हैं, उनके मन में जो कष्ट हो रहा है
इसके साथ साथ पूरा समाज आक्रोशित होता है इस तरह की घटना से। इसलिए राज्य प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए फास्ट ट्रैक में इसके ट्रायल किए जाएँ, इसके सारे चीज़ों को जांच पड़ताल करके जो भी करना है चार्जशीट करके इसको तुरंत ये सुनिश्चित करना चाहिए। जो है ये क्रूरता घटना से पूरा दुमका और झारखंड सहित बहुत ही मर्माहत है और जिस तरह से घटना घटी है इससे हम लोग सभी दुखी हैं और साथ ही साथ कहेंगे कि जो भी व्यक्ति इस तरह की घटना किया है उसको बहुत जल्दी फांसी का सजा मिले, ये भारतीय जनता पार्टी का मांग है। और हम कहेंगे कि प्रशासन से भी झुलस जाने के बाद संघर्ष करती रही, लेकिन शासक वर्ग का ध्यान उस पर नहीं गया। उसके ऊपर एक यौन संबंध बनाने का प्रेशर डाला था शाहरुख ने। जब उसने मना किया तो उसने पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी और उसके बाद वो 6 दिनों तक रिम्स में अपने जीवन और मौत से संघर्ष करती रही, जो मुख्यमंत्री के घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। मुख्यमंत्री अपने विधायकों और सांसदों के साथ पिकनिक मनाने 100 किलोमीटर की यात्रा करके आ जाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, लेकिन इस बेटी की सुध लेने सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं जाता। और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के वर्तमान परिस्थिति जैसे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है। पारिवारिक सब चीज़ें इतनी बहुत आज देश में समाज की विषय पर चर्चा करना चाहिए कि आज जिस तरीके की घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं करके सभी लोग इलाज डॉक्टर को करना है, राजनीति नेताओं को करना है। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, सरकार ने कोई देखभाल नहीं की, उनको कम से कम खुद से तो एक बार देखना चाहिए था। मैं जानता हूं कि सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि वो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं। हमारी पूरी संजीदगी है और हमने उस अपराधी को अभियुक्त को गिरफ्तार करा लिया है और ये 5 दिनों तक रिम्स में भी इलाज चला है। ये नियति कहिए या दुखद घटना कहिए कि हमारी बेटियां हमारे बीच नहीं रही। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रघुवर दास ने भी ट्वीट कर लिखा है कि झारखंड शर्मिंदा है बेटी अंकिता, वोट बैंक और तुष्टीकरण का यह नतीजा है। झारखंड की बेटी अंकिता की नृशंस हत्या, शाहरुख नाम के अपराधी ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसे जला डाला, लेकिन मुख्यमंत्री के मुंह पे आज तक एक आह तक नहीं निकले। तो झारखंड की जनता इस तालिबान समर्थक सरकार को उखाड़ फेंकेगी। झारखंड शर्मिंदा है बेटी अंकिता, वोट बैंक और तुष्टीकरण का ये नतीजा है। झारखंड की बेटी अंकिता की नृशंस हत्या, शाहरुख नाम के अपराधी ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसे जला डाला, लेकिन मुख्यमंत्री जी के मुंह आज तक एक आह तक नहीं निकली। तो झारखंड की जनता इस तालिबान समर्थक सरकार को उखाड़ फेंकेगी, ऐसा ट्वीट किया गया है। रघुवर दास जो पूर्व सीएम है झारखंड के, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो इसी के साथ ही दूसरा ट्वीट भी आया है। तो गोंडा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अंकिता कांड को लेकर ये ट्वीट किया है। निशिकांत दुबे ने लिखा कि दुमका की बेटी के परिवार का सब्र का बांध कब का टूट चुका है, जनता के सब्र का बांध भी कब का टूट चुका है, कानून व्यवस्था कब की टूट चुकी है। ये वेंटिलेटर पर पड़ी झारखंड सरकार को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने लोभ, लालच और सत्ता के घमंड में चूर इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता सताती है। तो ऐसा ट्वीट किया गया है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, सियासत गर्मा गई है और अब ट्वीट भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने पूरे देश के हर प्रदेश मुख्यालय में आज हल्ला बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इसी कड़ी में पटना में भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटना में कांग्रेस ने प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले कभी भी महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी, पर सरकार इसे स्वीकार ही नहीं कर रही और ना ही इसे कम कर रही है। तो वहीं रोजगार को लेकर कहा कि भारत में 30 लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालय में रिक्त है, लेकिन केंद्र भर्ती नहीं कर रहा।
हमारे गरीब माँ बाप अपने बेटे को किस मजबूरी में क्या क्या पेट काट के कैसे कैसे पैसे बचा करके कभी कभी तो खेत बनने रख के गहना गुड़िया बनने रख करके पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं कि मेरा बेटा किसी लायक अच्छी डिग्री ले लेगा तो आगे वो किसी अच्छे जगह पे जॉब करेगा, उसका सर ऊंचा करेगा अपने परिवार का, अपने गांव का। अब वो डिग्री लेके घर बैठे बिना डिग्री वाले को नौकरी लगेगी, ये तो अपमान है पढ़ने लिखने वाले, मेहनत करने वालों। वहीं महागठबंधन के नेताओं के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एमएलसी नवल किशोर यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक दूसरे से मिला भी जाएगा तो वहीं बीजेपी को कोई चिंता नहीं होगी। तो साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी 2024 में 35 प्लस सीट और 2025 में बीजेपी सरकार बनाने की योजना पर अब काम कर रही है। तो उन्होंने कहा सीएम नीतीश के पीएम कैंडिडेट होने पर कहा कि 45 एमएलए के साथ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कैसे होंगे, 2034 तक के लिए प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। भी हो जाएगा, अगर कम पड़ता है तो वो आपको बढ़िया बढ़िया डाक बंगला बना दे, सबके रखे म्यूजियम टाइप से रखे बना के। इसमें तो उनका वही करना है, इसी के लिए आए हैं, जनता के सुख सुविधा के लिए तो आए नहीं है। अपने सुख सुविधा, अपने परिवार के पेट पालने वाली पार्टी है, व्यक्तिवादियों की पार्टी है, परिवारवादियों की पार्टी है, यही करें। पूर्व मंत्री जो बीजेपी के हो गए हैं उनसे उम्मीद कर रहे हैं वो खुद से खाली करें। हाँ, तो खाली कर ही देंगे, खाली करना भी चाहिए। और खाली भारतीय जनता पार्टी के लोक लज्जा और हाया में जीते हैं, निश्चित रूप से खाली। वहीं बिहार में सीबीआई की एंट्री बंद करने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसको लेकर जेडीयू और आरजेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। तो एक तरफ जहां आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का कहना है कि सीबीआई की एंट्री बंद करने के लिए महागठबंधन की मीटिंग हुई थी, तो इस मीटिंग में सभी ने चिंता प्रकट की है और कहा है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का अब दुरुपयोग कर रही है। तो इसी के साथ ही जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। देखिए, सब लोगों ने चिंता प्रकट किया था और सीबीआई, ईडी, इस तरह की जांच एजेंसियों का भारत सरकार दुरुपयोग कर सकती है। और विशेष रूप से नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन से निकल कर बाहर आए और लालू यादव के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उसी समय से ये आशंका जाहिर की जा रही थी। बल्कि नीतीश कुमार जी से लोगों ने पूछा भी था कि इस तरह की संभावना है, तो उन्होंने कहा कि जनता इस बात को देखेगी। तेजस्वी यादव ने खुलेआम इस बात को कहा था। इस संदर्भ में सरकार के स्तर पर ही कोई वक्तव्य या कोई निर्णय हो, इसकी जरूरत है। हम अलग से कोई सुझाव दें यह उचित नहीं। शिवानंद तिवारी ने बयान दिया है, इस तरह के बयान का क्या लगता है, मैसेज क्या जा रहा है? नहीं ना, बयान कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में हम कैसे बता पाएंगे। उनको कहीं और कोई जानकारी, मेरी जानकारी के अतिरिक्त कोई जानकारी उनके पास होगी तो शायद वो बयान दे रहे होंगे, इस पर तो ही बता पाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना छजलैट के दुल्हेपुर गांव में दो संप्रदायों के बीच पूर्व में हुए फैसले को तोड़कर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई। तो इस मामले में 26 लोगों, जिनमें 16 नामजद और 10 अज्ञात हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ इस मामले पर शिकायतकर्ता का ये कहना है कि गांव में कोई मंदिर नहीं है, लिहाजा हम लोग पास के ही गांव में पूजा करने और जल चढ़ाने जाते हैं। यहाँ हम कोई नई परंपरा शुरू नहीं करना चाहते। हमने जब नमाज के लिए मना किया तो ये लोग नहीं माने, फिर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। जो है नमाज को लेकर, एक सामूहिक नमाज को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है जी। और जो मोमन लोग हैं वो नमाज पढ़ते हैं और नई परंपरा कर रहे हैं, परंपरा डाल रहे हैं जी। इसमें जो है हमने प्रशासन से भी आग्रह किया है और जी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं हम भी। इसमें उनके कहने से भी वो नहीं रुक रहे हैं और हमारी प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि इसमें हमारी जो मदद की जाए और जो है।
वहीं मुरादाबाद में सामूहिक नमाज के बाद दर्ज हुए मुकदमे पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वहां पर कुछ आपराधिक छवि के लोग हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मामले में उन्होंने जिला प्रशासन से बात भी की है और निवेदन किया है कि उस गांव में सहमति से मंदिर और मस्जिद दोनों ही बनाए जाएं, जिससे कि दोनों पक्ष के लोग अपनी इबादत कर सके। इसी के साथ ही ओवैसी द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने पर एसटी हसन ने कहा कि उनके किसी बयान के विषय में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि जो लोग मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की साजिश रच रहे हैं वो ये जान ले कि ये देश किसी का जागीर नहीं है। जी हाँ, मेरे संज्ञान में अभी सुबह कुछ लोग आए थे और मेरी बात अधिकारियों से भी हुई है, एसओ से भी हुई है। मुझे पता चला है कि इस गांव के अंदर 50 साल से एक जगह पे नमाज होती थी। जो ज़िम्मेदार थे उस गांव के पहले, उनका वहाँ पे डेरा था, वहीं पे नमाज हुआ करती थी और जुमे की नमाज पढ़ते थे। कोई माइक या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता था। उस पर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ और उन लोगों ने इस बात को कहा कि ये नई परंपरा है या इस तरह की बातें करी, लेकिन मेरी इंक्वायरी के मुताबिक ये नई परंपरा नहीं थी। जहां एक तरफ भर्ती मामले को लेकर और भर्ती में हुए घोटाले को लेकर लगातार विपक्षी सरकार को घेरने का काम कर रहा है, इसी बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भर्ती घोटाले के बाद विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष से बात की जाएगी और इसके बाद सरकार का प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में किसी भी तरह से कोई भी भर्ती संदेह के घेरे में नाम नियुक्तियों में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, तो उसके लिए सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा दिए गए सुझाव के जवाब में कहा कि आज राज्य सरकार किसी भी तरह से भर्ती घोटाले में कोई लापरवाही बरतने के पक्ष में नहीं है, बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में कोई भी भर्ती घोटाला ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत भी रहेगी। मुझे लगता है कि अभी तक में जितनी भी बातें हुई हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए उस पर अपना वक्तव्य जारी किया है। मुझे लगता है कि हम सब लोग उनके इस विचार के साथ में सहमत हैं और उनके निर्णय के साथ में, लेकिन मुझे लगता है वहीं राज्य में चल रहे नियुक्तियों को लेकर ताजा घटनाक्रम को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लोगों को भी चुनाव के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो विशेष ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि वो चुनाव में किन लोगों को वोट दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी पर लग रहे भाई भतीजावाद के आरोपों को देखते हुए पार्टी की चौतरफा फजीयत हो रही है। तो अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लोगों को ये नसीहत दे दी है कि वो चुनाव के दौरान इस बात का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखें। तो अब लगातार भर्ती घोटाले को लेकर जो है विवाद होने लग गया है। एक तरफा जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार ये बयान दे रहे हैं कि भर्ती घोटाले में भाई भतीजावाद हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है प्रेमचंद अग्रवाल इसे सही करार दे रहे हैं। तो राज्य में चल रहे नियुक्तियों को लेकर ताजा घटनाक्रम को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि लोगों को भी चुनाव के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो चुनाव में किन लोगों को वोट दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी पर लग रहे भाई भतीजावाद के आरोपों को देखते हुए पार्टी की चौतरफा फजीयत भी हो रही है। तो अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लोगों को ये नसीहत दे डाली है कि वो चुनाव के दौरान इस बात का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखें। ये कहने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में पारदर्शिता है, ये जनता को दिखना भी चाहिए और हर चीज़ के लिए नियम कानून बने हुए हैं। भर्तियों के लिए क्या सिस्टम है, कंटेक्चुअल के लिए क्या है, संविदा के लिए क्या है, उसके लिए सिस्टम है। उस सिस्टम को हमको फॉलो करना चाहिए। उस सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर जनता का विश्वास कार्यपालिका के प्रति ये बना रहेगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आप पार्टी के छात्र संगठन
युवा विंग उत्तराखंड ने यमुना कॉलोनी स्थित संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के मंत्री आवास में विरोध प्रदर्शन किया। तो कार्यक्रम में प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने भी कहा कि 2001 से लेकर 22 तक कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है। उनके विधानसभा अध्यक्षों ने सिर्फ और सिर्फ भाई भतीजावाद करके विधानसभा सचिवालय में गलत तरीके से नियुक्ति देने का काम किया है। तो उत्तराखंड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार संवैधानिक पद पर बैठे अध्यक्षों ने किया है, जो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। युवाओं का शोषण बंद करो, नौकरी बेचना बंद करो। तो वहीं 2 दिन पहले ही लखनऊ के ठाकुरगंज थाने क्षेत्र के गौघाट चौकी प्रभारी गोरखनाथ चौधरी की वीडियो वायरल हो रही है, जिसकी वजह से पुलिस विभाग को फिर शर्मसार होना पड़ रहा है। तो दारोगा गोरखनाथ का चौकी में एक युवक से पैर दबवाते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो लखनऊ से ये खबर है, जहां पर दारोगा गोरखनाथ चौधरी का ये कारनामा सामने आया है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दारोगा बिस्तर पर लेटा है और अपने पांव दबवा रहा है। तो फरियादी से पैर दबाते दिखे दारोगा गोरखनाथ। तो पैर दबवाने का ये वीडियो भी अब खूब वायरल होता जा रहा है। तो गेहूं कब बोया, तो धान बोया जा रहा है। तो वहीं बरेली एसएसपी ऑफिस में आई एक महिला फरियादी ने अचानक अपना आपा खो दिया और फरीदपुर थाने में तैनात रहे दारोगा पर महिला ने ताबड़तोड़ चप्पलें बरसाई। तो इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद महिला सिपाही और स्थानीय लोगों ने जब उन्हें बचाने का प्रयास किया तो महिला तब तक दारोगा को कई बार चप्पलें मार चुकी थी। तो इसके बाद पुलिस ने महिला को थाने भेज दिया है। तो आपको बता दें कि महिला का आरोप है कि फरीदपुर का रहने वाला हाफिज फिराज शादी का झांसा देकर 15 साल तक उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा, जिसकी शिकायत लेकर वो कई दफा दारोगा के पास भी गई थी, लेकिन उसने शिकायत का संज्ञान नहीं लिया। इसी वजह से आज वो गुस्सा गई और इस तरह की उसने हरकत कर डाली। हुआ मुकदमा पेश करा 800 वकील ने, उनने मुझसे कहा एफआईआर लाओ, मैं लाई तो बोला मुकदमा पेश होया, 2 जवाब लिए मेरे कोर्ट में। मुकदमा तो हो गया होगा। कुछ नहीं हुआ, मुकदमे ही फाइल 2 साल में मैंने पुलिस से एनसीआर से निकलवाई, मेरा एफआईआर वाला मैं निकल नहीं बनाया और फिर मुझे किले बजे मारा, 6 महीने पीप चला, 7 महीने मेरा पीप चला। मुकदमे में कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें कार्रवाई नहीं दर्ज हुआ तो कभी तो मुझे बुला दे, तारीख में किसी का ना पर्ची दी ना मुझे। तुम्हारा किस क्यों मारा था तुम्हें? मुझे मारा था ही नहीं, बस्ती क्या पता क्यों मारा था, इसे मारा था दरोगा ने ना, दरोगा ने भी पिटवाया है, 1000 रुपए लेके बोले गली में गई बढ़ जाओगे। मैंने प्रकरण संज्ञान में आया है। पुलिस ऑफिस के बाहर एक महिला बहेड़ी क्षेत्र की जो कि काफ़ी तेज से चिल्लाती हुई आई और एक दरोगा से उलझ गई। जब पूरा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पता करने की कोशिश की गई तो ये पता चला है, प्रथम जो दृष्टि में आया है कि इस महिला ने कई अलग अलग प्रार्थना पत्र पिछले थानों पर दिए, अलग अलग स्तरों पर दिए, जिनमें अधिकांश मामलों में दरोगा या जो भी विवेचक जांच अधिकारी रहे हैं उनमें ये पाया गया कि उनके जो आरोप हैं वो असत्य पाए गए। या वहीं यूपी के संभल में दबंगों की दबंगई एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां दबंगों ने ब्लड बैंक में घुसकर जमकर तोड़फोड़ कर दी। तो ब्लड मैनेजर की लात घूसों से उन्होंने पिटाई भी की। दबंगों की दबंगई का ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तो वहीं वारदात को अंजाम देकर दबंग मौके से फरार हो गए। तो आपको बता दें कि दबंग कथित तौर पर बीजेपी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो ये पूरा मामला संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद मार्ग स्थित डॉक्टर सचिन सक्सेना मेमोरियल ब्लड बैंक का है। मैं ब्लड बैंक पर आया 11 बजे का टाइम था। ये लोग आए, पहले एक लोग आए कि बोले हमें ब्लड चाहिए। तो मैंने कहा आप डॉक्टर साहब का पर्चा सैंपल ले आइए, ब्लड हम देखें किस चीज़ कौन सा ब्लड चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो ठीक है, बोले बिना पर्चा सैंपल के ब्लड चाहिए हमें। तो मैंने ऐसे ब्लड नहीं मिलता है। तो बोले तो हमें जानता नहीं है हम कौन है। तो मैंने आप कौन है भाई साहब, कोई भी आप, पहले पर्चा सैंपल लाए, इसका ब्लड दूँगा आपको मैं। बोले तुझसे कुछ नहीं होगा, हमारा कोई ब्लड देगा हमें, अभी जानता हम बीजेपी के लोग हैं। तो बोले मैंने कहा हम थोड़ी नहीं करा, कौन से लोग हो आप।
तो मैंने कहा ब्लड मिल जाएगा, डॉक्टर पर्ची से बोले ब्लड निकाल ले हमारा। वहीं महोबा चरखारी कोतवाली क्षेत्र के रिवई गांव में कॉलेज के लिए घर से निकली छात्रा वापस नहीं लौटी, तो वहीं परिवार के लोगों ने चौकी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और अब एसपी से गुहार भी लगाई है। तो महोबा से ये पूरी खबर है, जहां पर कॉलेज के लिए निकली छात्रा अभी तक घर नहीं लौटी है। 2 दिन पहले घर से कॉलेज के लिए निकली थी छात्रा, तो चौकी पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है। वहीं प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हो रहे बारिश ने जहां जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस भारी बारिश को लेकर सभी जिला प्रशासन को अलग अलग मोड़ पर रखा गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रभारी मंत्री अपने अपने जनपदों की निगरानी कर रहे हैं और खुद उनके द्वारा भी इस आपदा की घड़ी में पूरी मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। चूँकि ये समस्या हमारे लिए प्रत्येक वर्ष की समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती भी है, और लेकिन हमने अपने स्तर पर सभी जगह अलर्ट पहले से ही जारी किए हुए हैं। लगातार हमारे जो आपदा प्रबंधन के अधिकारीगण हैं, जिलों के अधिकारीगण हैं, शासन के आला अधिकारी हैं, और मैं स्वयं इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। हमारे सभी विधायकगण भी अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। माननीय मंत्रीगण जो प्रभारी जिलों के हैं, वो भी अपने प्रभारी जिलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से जैसे भी है, लगातार मॉनिटरिंग हम लोग। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।